हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम ग्रामर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम ग्रामर की हर एक बेसिक्स को बहुत ही बारीकी के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम ग्रामर की स्टार्टिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले पढ़ने को आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सब लोगों ने देखा होगा, नोटिफाई भी किया होगा उसको। लेकिन अभी हम डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नहीं कूदने वाले। उसके पहले हम बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आसानी से, सबसे ईजीएस्ट वे में समझने जा रहे हैं ग्रामर की उन बेसिक्स को जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने में हेल्प करती हैं। कोई भी सेंटेंस हो जो इंग्लिश में लिखा हुआ हो, उस सेंटेंस की जो फ्रेमवर्क होती है, जो फ्रेमिंग होती है, वो बनी होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स का मतलब होता है भाग और स्पीच का मतलब होता है टॉक। जो भी हम कुछ बोलते हैं उसको टॉकिंग कहेंगे। तो वॉट एवर यू टॉक, दैट्स इज स्पीच। हालांकि आप अगर स्पीच को देखेंगे तो लोग आमतौर पर इसको भाषण के रूप में लेते हैं। स्पीच मतलब कोई भाषण दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे स्पीच का मतलब कुछ भी तुम कह दो, सब कुछ स्पीच है। लेकिन तुम कुछ भी कह दोगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना होगा। कुछ भी, अगर तुम एक वर्ड भी बोलोगे तो वो भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग हो जाएगा। मैंने कहा कि, मैंने इतना ही बोल दिया, मैंने कहा कि। इस मैंने कहा कि में देख लो, मैंने आपका प्रोनाउन हो गया, कहना आपका वर्ब हो गया, है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आप कुछ भी बोल के देख लीजिए, वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग होता है। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर देखा जाए तो हमें डायरेक्ट पहले 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये तो सबको क्लियर है। लेकिन हम डायरेक्ट किसी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं पढ़ने वाले। पहले उसके पहले भी उसकी जो बेसिक्स होते हैं उसको हम तैयार करने जा रहे हैं आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले चीज़ सब्जेक्ट से आपको रूबरू करा दें। हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर। लेकिन ग्रामर किसे कहते हैं ये हमने अभी तक कभी नहीं जाना, या फिर जानने की कोशिश भी नहीं की। हम ग्रामर को पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या है ग्रामर। ग्रामर को हम हिंदी में कहते हैं व्याकरण। ग्रामर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। ग्रामर को हम हिंदी में कहते हैं व्याकरण। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? क्या होता है ग्रामर? तो आइए पहले डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामर इज एन आर्ट। ग्रामर इज एन आर्ट। ग्रामर सच में एक कला है। आप सोचते हैं आर्ट मतलब ड्राइंग, बत्तख बना दिया, कबूतर बना दिया, कुछ बना दिया, ड्राइंग हो गया, दैट्स आर्ट। दैट्स नॉट इज आर्ट। दैट्स नॉट आर्ट। वो आर्ट नहीं है। कला मतलब कुछ भी करने का तरीका या ढंग, या इसके साथ साथ एक आर्ट का अगर देखा जाए तो ब्रॉड मीनिंग होता है। आप जो कला को, आर्ट को आप ड्राइंग के रूप में ले लेते हैं वो गलत चीज़ है। ड्राइंग मतलब होता है चित्रलेखन या फिर चित्रकला, और आर्ट मतलब होता है कला। तो आर्ट एक विशाल चीज़ है, ठीक है। उसका एक छोटा सा भाग है, छोटा से छोटा भाग है ड्राइंग, ठीक है। तो ग्रामर क्या है? एक आर्ट है जो दैट टेल्स अस, या दैट हेल्प्स अस। यहाँ पे हेल्प्स लिखे तो बहुत बढ़िया लगेगा। दैट हेल्प्स अस टू लर्न टू राइट। जो हमें सिखाता है क्या? लिखना। और इसके साथ साथ स्पीक, बोलना सिखाता है। या इसके साथ साथ रीड, पढ़ना भी सिखाता है। तो किसको सिखाता है? टू एनी लैंग्वेज। टू एनी लैंग्वेज। यानी ग्रामर क्या होता है? तो ग्रामर जो होता है किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से, अच्छा लैंग्वेज कैसे? तो क्लियरली और परफेक्टली, और परफेक्टली। तो जो ग्रामर होता है वो एक आर्ट होता है जो हमें मदद करता है सीखने में कि कैसे हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से, क्लियरली या फिर परफेक्टली रूप से बोल पाएंगे, सीख पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को और तो पढ़ने का तरीका भी हमको ग्रामर बताता है। तो ये होता है ग्रामर। एक बार जरा आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। और यदि आप नोट नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, ताकि इसको आप बाद में नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। ठीक है, तो क्या है ग्रामर? आपने जान लिया कि ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से, क्लियरली मतलब शुद्ध रूप से या फिर सही तरीके से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ग्रामर की सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होता है लेटर। ग्रामर की सबसे
बेसिक चीज जो होती है वो क्या होती है, लेटर, जो कि किसी भी भाषा की सबसे आधारभूत इकाई होती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर को, कि लेटर क्या होता है। लेकिन अब तुम लेटर का नाम सुनते ही ये मत कहना कि नहीं 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 नहीं, टू द प्रिंसिपल, जो भी फिर इसके बाद स्कूल लिखते हो गए, तो वो सब लेटर वगैरह हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ड या फिर अक्षर। तो हम बात करने जा रहे हैं अब लेटर के बारे में। तो लेटर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्ड या फिर अक्षर, लेटर। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ड या फिर क्या कहते हैं, अक्षर। लेटर का हम लोग हिंदी कहते हैं वर्ड या फिर अक्षर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अभी कुछ बताया मैंने, कहा कि आपको कोई दिक्कत होने वाला है, ठीक है। और यकीन मानो इसमें जो भी छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक। आइए बढ़ते हैं लेटर की। तो सबसे पहले ये जान लो कि लेटर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, लेटर कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। तो हमने जान लिया कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं वर्ड या फिर अक्षर। अब यहाँ पे ध्यान दो, लेटर जैसे ABCDEFGH, इसी को कहते हैं लेटर। और उसका एक सीरीज बन जाता है तो अल्फ़ाबेट कहलाता है, जिसको लोग कहते हैं वर्णमाला, एक सीक्वेंस के साथ लिख देते हैं। तो अब लेटर देखो, हिंदी इंग्लिश ग्रामर में हम लोग लेटर पढ़ते हैं 26। हमारे इंग्लिश ग्रामर में कुल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 26। तो हम लोगों ने जाना कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुल लेटर्स की संख्या कितनी है, 26। उसमें से 5 जो होते हैं वॉवेल्स होते हैं। बहुत अभी बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 5 क्या होते हैं, उसमें से वॉवेल्स होते हैं, और बाकी सब जो 21 होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स मतलब जैसे कौन कौन सा, तो A E I O U, यही 5 आपके हैं। इन पांचों को हम लोग कहते हैं वॉवेल्स। और इन पांचों को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब कुछ जैसे BCDFGHJKLMNPQR, ठीक है, STVWXYZ, ये सब क्या होंगे, आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, जिसमें हम लोग ABCDEFGH पढ़ते हैं, उसमें कुल 26 लेटर होते हैं। और उन 26 लेटर्स में से 5 उसमें से वॉवेल्स होते हैं, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम कर देते हैं इरेज। अब क्या कर देते हैं, इरेज। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं वर्ड्स की तरफ। वर्ड को मतलब होता है शब्द। वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द। वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द। अब यहाँ ध्यान दो शब्द के बारे में। लेटर्स आपस में मिल जाएंगे तो बनाते हैं शब्द। जब लेटर्स मिलके बनाते हैं, जब लेटर्स मिलते हैं तो क्या बनता है, वर्ड। मतलब होता है शब्द। देखो, तो वर्ड का अगर डिफिनेशन देखा जाए क्या होता है वर्ड, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, लेकिन ये होते हैं मीनिंगफुल। कैसे होते हैं, मीनिंगफुल। यहाँ लिख देंगे आप लोग, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल यानी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड। आर कॉल्ड वर्ड। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स। यानी कि ऐसे लेटर्स का ग्रुप जिसका कुछ अर्थ निकल जाए उसको हम लोग कहते हैं वर्ड। जैसे देखो, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में आपको दिखाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने दिया MY माई, MG MOM मॉम, MXYG MINE माई, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपके सामने लिखे हुआ है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन वर्ड है कौन वर्ड नहीं है। देखो, माई का कुछ मतलब होता है, हाँ होता है। माई का मतलब होता है मेरा, तो मैंने लिख दिया मेरा। यानी इसका M यहाँ पे एक वर्ड एक लेटर है, और Y क्या है, दूसरा लेटर है, और इन दोनों के मिलने से बना है माई। क्या बना है, माई। और माई का मतलब क्या होता है, मेरा।
यानी इसका अर्थ निकल रहा है, यानी ये माई जो है एक वर्ड है। एम जी का कुछ मतलब होता नहीं है, डिक्शनरी में देखो तो नहीं मिलेगा, तो मतलब ये आपका क्या है, वर्ड नहीं है। एम ओ एम मॉम, तो मॉम का मतलब समझ में आता होगा आप लोग को, माता के बारे में कहा जा रहा है, यानी इसका कुछ मतलब हो रहा है, यानी ये भी क्या है आपका वर्ड है। ये एम एक्स वाई जी पता नहीं क्या बोल रहा है, इसका कुछ मतलब निकल नहीं रहा है, अर्थात ये भी क्या आपका वर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं एम आई एन ई माई, इसका मतलब ये होता है मेरा, तो इसका भी कुछ मतलब निकल रहा है, यानी आपके आपके यहाँ पे आप देखोगे तो माइन भी आपका क्या है, वर्ड है। यानी इसका आंसर देखा तो 1 3 5 सही है, 1 3 5 तीनों क्या है, सही है। तो आपने क्या सीखा कि वर्ड किसको कहेंगे, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। अब ऐसा नहीं कुछ भी लेके आओ लाइन से सजा दो, ग्रुप बना दो, वर्ड कहलाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको देखना पड़ेगा कि हमने जो लेटर्स का ग्रुप रखा है वो आपका एक मीनिंगफुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो मीनिंगफुल नहीं आ रहा है तो फिर वो आपका वर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए, हम स्लाइड से साइड हो जाते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, कोशिश करेंगे कि 40 मिनटों में ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाए, इसमें केवल कवर करने वाले बेसिक्स को। हालांकि तुमने क्लास के थंबनेल में देखा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 1, तो अगर मैं आपको डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाऊं तो ये सब चीज़ें जो होंगी, सेंटेंस वर्ड लेटर, ये सब चीज़ें छूट जाएंगी जो कि ग्रामर की बेसिक्स होती है। तो इन सबको हम आपको बताने के बाद शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ठीक है। तो अभी आप सीखो कि सेंटेंस क्या होता है, उसके पार्ट्स कितने होते हैं, कितने उसके काइंड्स होते हैं या फिर टाइप्स होते हैं। तो इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। आओ, नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। देखो ये जो सेंटेंस होता है ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे वर्ड वो क्या था, वो ग्रुप ऑफ लेटर्स था, लेकिन उसमें भी हमने देखा था कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा तो ही क्या कहलाएगा, वर्ड। ऐसे ही ये सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड लेंगे लाइन से सजा देंगे और कह देंगे सेंटेंस हो गया। यहाँ पे हमको मीनिंग देखना पड़ेगा कि इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर उसका मीनिंग नहीं निकल रहा होगा तो हम कहेंगे ये सेंटेंस नहीं है, और अगर निकल रहा होगा तो हम लोग कह देंगे सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल देख, पहले एग्जाम्पल क्यों देखना, पहले डिफिनेशन लिखना होगा, तो लिख देंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स that make complete sense, यानी पूरा पूरा भाव दे, है ना। कंप्लीट सेंस मतलब पूरा पूरा क्या दे, भाव दे, तभी तो आप निकल पाएगा। that make complete sense is called sentence। तो यहाँ पे तुमने क्या सीखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, it is a group of words that make complete sense is called sentence, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स that make complete sense is called sentence। नोट कर लीजिए, तब तक मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। तो ये सब चीजें तुमने नोट कर लिया होगा। अब आप एग्जांपल देखते हैं, पहले 1 2 3। माय नेम इज सागर, माय नेम इज सागर, ये हमने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है कि माय नेम इज सागर, फाइनली लगा देंगे फुल स्टॉप। फिर व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। हालांकि ये सब जो आपको लिखने का तरीका है वो ट्रांसलेशन के अंदर आपको समझ में हर एक चीज़ आ जानी है, और अभी तो हम लोग यहाँ बस सेंटेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं, ठीक है। और थर्ड देखा जाए, सागर नेम माई एज, फिर लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप। तो इन सब सेंटेंस में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे कुछ मतलब नहीं समझ आ रहा है। पहले लगेगा माई नेम इज सागर, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि माई नेम इज सागर मतलब मेरा नाम सागर है। तो यहाँ पे 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड,
4 वर्ड मिले हैं और इन चारों वर्ड के कलेक्शन या फिर ग्रुप के होने से क्या बन गया, सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस फ्रेम हो गया और ये सब का अर्थ भी निकल रहा है। तो हम कहेंगे ये पहला वाला आपका सेंटेंस है। दूसरा में देखो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें भी देखो एक सीक्वेंस है 1 2 3 4, 4 इसमें वर्ड है और सबकी अपने अपने कुछ स्पेशल मीनिंग है और इनका सेंटेंस को पढ़ने के बावजूद, इसके पढ़ने के बाद हमको इसके पूरे मीनिंग के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से हो जा रही है कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। तो ये भी मतलब एक वर्ड है, सेंटेंस है। लेकिन सागर ने माई ईच पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, तो इसमें आपका एक सीक्वेंस नहीं है, इसका कुछ मीनिंग निकल नहीं पा रहा है, यानी ये आपका सेंटेंस नहीं हो गया। यानी यहाँ पे 1 2 सही है, बाकी थर्ड क्या है, गलत है। नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। आइए पढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सेंटेंस के पार्ट्स और इसके काइंड्स के बारे में। सेंटेंस के पार्ट्स और इसके काइंड्स के बारे में देखो, यहाँ पे तुम सेंटेंस लिखो और इसको दो भाग में हमको कैटेगराइज करना है। सेंटेंस को हम लोग दो हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे इसको पढ़ने के लिए। एक हम पढ़ेंगे इसके पार्ट्स के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके काइंड्स के बारे में, काइंड्स या फिर टाइप्स। तो ये दो चीजें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सेंटेंस को हाउ विल यू स्टडी, तो वी विल स्टडी सेंटेंस आफ्टर डिवाइडिंग इट इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज पार्ट्स एंड सेकंड इज काइंड्स और टाइप्स। सबसे पहले इस मेरे बॉडी को देखो, यहाँ पे हेड दिखाई पड़ रहा है, पूरा ये फेस दिखाई पड़ रहा है, फिर अपने हैंड्स दिखाई पड़ रहा है, शोल्डर्स दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मैं इन बॉडी पार्ट्स को अपने इस बॉडी से अलग कर दूं तो क्या मेरे इस बॉडी का वजूद रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं नहीं, तब भी आपको सब कुछ तो एक्टिविटी कर ही पाओगे, लेकिन उतना पहले की तरह अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाओगे। दैट इज पार्ट्स, हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सेंटेंस भी होता है, सेंटेंस में भी होता है पार्ट्स जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। फिर देखते हैं काइंड्स, ये टाइप्स के बारे में। कुछ इंसान होते हैं क्रोधी स्वभाव के, कुछ इंसान होते हैं शांत स्वभाव के, कुछ होते हैं कंजूस स्वभाव के, कुछ होते हैं दानवीर स्वभाव के। तो हमने इंसान को उसके काइंड्स के आधार पे, टाइप्स के आधार पे बांट दिया कि देखो ये इस टाइप का इंसान है, देखो ये इस टाइप का इंसान है। क्या अलग अलग इंसान के टाइप्स होने से इंसान किसी दूसरे इंसान को उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, नहीं, नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उसके पार्ट्स को अलग कर दे तब उस इंसान को जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही सेंटेंस हो गया, इसके दो पार्ट्स, इसके हमने दो हिस्सों में इसको कैटेगराइज कर दिया, एक पार्ट्स हो गया, दूसरा काइंड्स हो गया या फिर टाइप्स हो गया। पार्ट्स को हम लोग इससे अलग नहीं कर सकते हैं। काइंड्स होते हैं इसके अलग अलग चीज़ों को बताता है कि ये किस प्रकार का है। या फिर एक एग्जांपल आओ, देखो जैसे कार होता है, कार में जो है व्हील्स लगे होते हैं, पहिए, इसमें फिर अपना बैठने के लिए सीट लगा होता है, फिर ऐसे ही गेट लगे होते हैं और इसमें हॉर्न वगैरह सब कुछ लगा होता है और गियर वगैरह सब कुछ दिया होता है ना। लेकिन अब कार की टाइप्स देखो, नैनो कार, मारुति सुजुकी, टोयोटा की कंपनी कार। तो हर एक कंपनी अपनी अपनी अलग अलग ब्रांड के आधार पे अपने अपने अलग अलग टाइप्स के कार को निकाल रही है। लेकिन क्या ये इन सब चीज़ों में कंजूसी कर सकती है, नहीं। कोई भी कंपनी की कार हो, अपने कार में वो व्हील्स तो देगी देगी, सीट बैठने को देगी देगी, गेट भी देगी, हॉर्न वगैरह भी देगी, हैंडल वगैरह जो भी इसको चाहिए सब कुछ देगी। यानी कि हाँ, स्पेशल कुछ चीज़ दे सकता है, ठीक, लेकिन ये सब चीज़ें कंपलसरी है जो उसको देनी ही होगी। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, पार्ट्स को अलग नहीं किया जा सकता है और काइंड्स बताता है उसके नेचर के आधार पे ये किस टाइप का है, किस टाइप का नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, मैंने इसको आपको बताने के लिए इतनी कहानी बताई है ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, दो। एक का नाम होता है सब्जेक्ट और दूसरे का नाम होता है प्रेडिकेट। क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पार्ट्स कितने होते हैं, दो। एक होता है सब्जेक्ट
और दूसरा होता है प्रेडिकेट। और काइंड्स जो होते हैं 5 होते हैं। काइंड्स कितने होते हैं? 5। सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं? 5। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इम्पेरेटिव, चौथा होता है ऑप्टेटिव, पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी। ठीक, तो ये 5 टाइप्स होते हैं या फिर काइंड्स होते हैं सेंटेंस के, और 2 इसके क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। इतना आप लोग नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब कि उसके 2 एक ऐसे हिस्से होते हैं जिसको हम उससे सेंटेंस से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हमने उसको अलग कर दिया तो फिर सेंटेंस का अपने आप में कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो सेंटेंस का पहला पार्ट का नाम होता है सब्जेक्ट। सेंटेंस का पहले पार्ट का नाम क्या होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। क्या बोलते हैं? उद्देश्य। अब तुम लोग ट्रांसलेशन सीख के आओगे तो वहाँ कहोगे कर्ता बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे सब्जेक्ट को उद्देश्य। अब क्या बना रहा है? पार्ट्स। चलो देखो, सब्जेक्ट या फिर उद्देश्य किसको कहते हैं? तो सेंटेंस में सब्जेक्ट या उद्देश्य जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, या किसी सेंटेंस में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए या फिर जो कुछ कर रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। या इसके अलावा भी लिख सकते हैं, सेंटेंस में जो कुछ कर रहा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। तो सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या फिर सेंटेंस में जो कुछ कर रहा हो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तो मैं क्या हो गया इसमें? उद्देश्य या फिर सब्जेक्ट। या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? तो मैं के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं प्रेडिकेट की ओर। दूसरा क्या आता है? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। दूसरा नाम होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम बोलते हैं विधेय। विधेय। ठीक, अब देखो, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य, यानी कि सब्जेक्ट। लेकिन उसके बारे में जो कुछ कहा जाए, सेंटेंस में उसके बारे में जो कुछ कहा जाए, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो मैं तो इसमें हो गया सब्जेक्ट, लेकिन क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ा रहा हूँ ये आपका हो गया प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, श्याम ईट्स मैंगो। श्याम आम खाता है। क्या लिखा है मैंने? श्याम आम खाता है। श्याम इट्स मैंगो। यहाँ पे देखो,
कौन आम खाता है? तो श्याम खाता है, श्याम अपना हो गया सब्जेक्ट। और श्याम के बारे में क्या कहा जा रहा है? तो इट्स मैंगो, यानी ये आपका हो गया प्रेडिकेट। ये क्या कहलाएगा आपका? प्रेडिकेट। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सब बातें वो बातें हैं जो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं और आसानी से मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करने वाली हैं। तो हमने सीखा, क्या सीखा? हमने सीखा कि सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है सब्जेक्ट, अरे सब्जेक्ट बोल दिया, सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है सब्जेक्ट, दूसरे का नाम होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट, या फिर जो कुछ कर रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? उसके बारे में जो कुछ कह दिया जाएगा उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें सिंपल सिंपल चीज़ थी जिसको हमने आपको आसान से आसान भाषा में बता दिया है। छोटा बच्चा भी होगा समझ जाएगा, छोटा बच्चा भी होगा तो उसको सब बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बड़े आगे इरेज कर दें। आइए अब मेन आता है इसके काइंड्स को पढ़ने में। इसको आगे में काइंड्स को पढ़ने में जरा एक क्वेश्चन लिखते हैं, कीप साइलेंट। कीप साइलेंट। जरा यहाँ बताइए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? कीप साइलेंट, चुप रहो। देखो यहाँ पे कीप साइलेंट बोला गया, चुप रहो। तो किसी न किसी को तो कहा गया होगा। तो अक्सर जब हम बोलेंगे तो कहेंगे तुम चुप हो जाओ, कीप साइलेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यू छुपा हुआ है। ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में प्रायः जो है, जनरली जो है, यू जो है छुपा होता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन छुपे छुपे यू है। यहाँ पे छुपे छुपे कौन बैठा हुआ है? यू बैठा हुआ है। तो यू यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कहलाएगा और बाकी ये कीप साइलेंट क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं इसके टाइप्स की ओर। अब पढ़ेंगे इसके काइंड्स। काइंड्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं या फिर एक और भाषा में कह सकते हैं टाइप्स। दोनों भाषा तो सेम ही है इंग्लिश की, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकार। तो सेंटेंस क्या पढ़ते हैं? काइंड्स को या फिर कहते हैं टाइप्स को। तो अब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो काइंड्स देखो 5 होते हैं। सबसे पहला असर्टिव। सबसे पहला क्या है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहला ये आपका असर्टिव सेंटेंस। देखो ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो अफर्मेटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। स्टेटमेंट क्या होता है? कथन। किसी के बारे में जो कुछ आप कहेंगे वो क्या होता है? कथन होता है। जैसे वो पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ठीक है। ही इज स्टडिंग, तो वो पढ़ रहा है। यहाँ पे हमने उसके बारे में कुछ कहा है। तो वॉट एवर वी टेल अबाउट एनी वन इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो हम किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे, क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट कहलाएगा, अर्थात कथन कहलाएगा। तो स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस ये एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। ये क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कथन। तो किसी के बारे में आप कुछ भी बोल दीजिएगा, क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट कहलाएगा। दैट इज आपका वो कथन कहलाएगा। और ये कथन दो तरीकों से बोला जा सकता है, या तो हाँ के रूप में या तो फिर ना के रूप में। हाँ का मतलब होता है सकारात्मक वे में, उसके पक्ष में, उसके फेवर में बातें। और नकारात्मक का मतलब होता है नेगेटिव, अर्थात नकारात्मक, उसके विपक्ष के बारे में। तो स्टेटमेंट जो है कैन बी 2 टाइप्स। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एक का नाम क्या होता है? अफर्मेटिव, और दूसरे का नाम क्या होता है? नेगेटिव। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे तुमने सीखा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है या फिर कथन होता है। और ये जो कथन होता है ये 2 भाग में हो सकता है, या तो हाँ के रूप में अफर्मेटिव, या तो फिर ना के रूप में नेगेटिव। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पक्ष में बातें कही जा रही हैं, सकारात्मक बातें हैं तो अफर्मेटिव हो गया। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया।
तो जो स्टेटमेंट होता है, किसी के बारे में जो बातें कही जाती हैं, वो दो टाइप की हो सकती है, या तो हाँ के रूप में अर्थात अफर्मेटिव, या तो ना के रूप में अर्थात नेगेटिव। ठीक है, किसी को दिक्कत? अभी तो ये वीडियो शूट हो रही है, किसी को कहाँ दिक्कत होगा, और किसी को अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट बॉक्स है ही, आप उसमें क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, जैसे मैं उसको सीन करूंगा तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब किसी के बारे में जो कुछ आप कह दोगे क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट कैन बी टू टाइप्स, अफर्मेटिव और नेगेटिव। किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए, सबसे आसान चीज़ें हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में, ये एक स्टेटमेंट होता है। सिंपल सी बात, अगर आपको इसमें कुछ जानना होगा तो वो ये है कि यह एक स्टेटमेंट होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक। अच्छा, एक और चीज, वो जो पीछे मैंने असर्टिव सेंटेंस अभी जस्ट आपको पढ़ाया, उसी असर्टिव सेंटेंस का एक और नाम होता है, हम कहते हैं उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस को ही हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आइए बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके द्वारा हम क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा हमें क्वेश्चंस को पूछने का बोध होता है, या हमें ऐसा लगे कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिससे हमें ये महसूस हो या फिर ये फील हो कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या होगा डिफिनेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? तो सेंटेंस, ठीक है, या फिर एक ऐसा सेंटेंस, हिंदी बोल देते हैं फिर उसके बाद इंग्लिश बोल देते हैं, एक ऐसा सेंटेंस जिससे हमें क्वेश्चंस पूछे जाने का या प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? ठीक, व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हो? तो ये सब चीज़ें, ठीक। तो सेंटेंस दैट यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें फेस करनी नहीं पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा सेंटेंस, उसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? इम्परेटिव सेंटेंस। देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका क्वेश्चन से रिलेट करता है, यानी क्वेश्चंस के पूछे जाने का बोध रहता है। और यहाँ पे हमेशा जो है सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज होता है। क्या यूज होता है? क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस के एंड में क्या यूज होता है? क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके द्वारा हमें ये महसूस होता है या हमें बोध होता है कि हमें कोई ऑर्डर दे रहा है या हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर हमें कोई ऑर्डर को आप कह सकते हैं कमांड, एक और वर्ड यूज कर लेंगे, क्या कर लेंगे? कमांड। या फिर हमें कोई सजेशन दे रहा है। सजेशन को हम लोग लिखते हैं एडवाइस। क्या लिखते हैं? एडवाइस। एडवाइस, ठीक। तो ये सब चीजें हमको दिखाई पड़ेंगी। एक मिनट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको दिखाई पड़ रही हैं तो आप कहेंगे इसको इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। तो ऑर्डर, कीप साइलेंट, चुप रहो,
ऑर्डर हो गया। शट द डोर, गेट को बंद कर दो या फिर दरवाजे को बंद कर दो, ऑर्डर हो गया। प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया करके मुझे एक पेन दे दो, रिक्वेस्ट हो गया। सजेशन, यू शुड डू हार्ड वर्क, तुम्हें कठिन परिश्रम करनी चाहिए। अब नहीं करोगे तो मैं क्या कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सलाह था मैंने दे दिया, तो सजेशन हो गया। तो इम्परेटिव, तो इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे हमें ऑर्डर या फिर कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन या फिर एडवाइस के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक, बढ़े आगे। अब बढ़ते हैं अगला सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब क्या पढ़ते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हो जाएगा 4 नंबर का सेंटेंस, इसको हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। और ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ये आमतौर पे हमारे विशेष अर्थात इच्छाओं को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, विशेष को। विशेष मतलब होती है इच्छा है, विशेष मतलब क्या होती है, इच्छा है। तो विशेष को प्रदर्शित करने वाले वाक्य को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये विशेष दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो अच्छी हो सकती हैं, गुड हो सकती हैं, या तो बहुत बुरी हो सकती हैं अर्थात बैड हो सकती हैं। तो विशेष कैन बी टू टाइप्स, गुड और बैड। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। ठीक, मे गॉड कर्स यू, भगवान तुम्हें अभिशाप दे। तो पहला तो वरदान अच्छा लगा, आशीर्वाद आशीर्वाद। दूसरा श्राप, नुकसानदेह हो गया। तो ऐसा सेंटेंस जैसे हमें, जिसके द्वारा हमें किसी की इच्छा, अच्छा इसी में हम लोग प्रार्थना को भी इंक्लूड करते हैं, प्रेयर। प्रेयर, क्योंकि प्रेयर भी तो एक इच्छा ही होती है भगवान से। जब हम पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो अपनी इच्छा से करते हैं। ठीक है, तो प्रेयर हो गई चाहे विशेष हो गई, तो इनको हम लोग इंक्लूड करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस में। किसमें यूज करते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये विशेष हो गई या फिर प्रेयर हो गई, तो ऑपरेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। आइए, तो मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हें सहायता करें। गो टू हेल, नरक में जाओ, अभिशाप हो गया ना। तो ये भी आपका ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर, जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या नाम है, ऑप्टेटिव, अरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या नाम है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आपका 5th सेंटेंस है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ये होता है सडन फीलिंग और इमोशंस। क्या होता है, सडन फीलिंग्स और इमोशंस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सडन फीलिंग्स और इमोशंस। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा हमें किसी सेंटेंस के, ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा हमें मालूम चले एक सडन फीलिंग के बारे में, अचानक से उत्पन्न होने वाले किसी मनोभाव के बारे में या फिर इमोशंस के बारे में, तो हम उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाँ छुट्टी है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, क्रिकेट जीता है, नया नया उत्साह, तो उत्साह के कारण हमने चिल्ला उठा, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो ये आपका क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। सडन फीलिंग, अचानक से किसी चीज़ को देखा जो हमने अभी देखा नहीं था, तो हमारे लिए वो चीज़ जो होगा वंडर होगा, आश्चर्यजनक चीज़ होगा। वाओ सो ब्यूटीफुल, कभी कभी देखा था नहीं, जो है अब देख लिया पहली बार, तो वाओ सो ब्यूटीफुल हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि सेंटेंस जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। एक होता है पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको लोग कहते हैं आगे बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि 5वां था, आपको मैं बता दिया। ठीक है, वॉइस थोड़ा सा आपको आज तेज लग रही होगी क्योंकि मैं फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, संजोग मेरे साथ कभी फिट बैठता नहीं। मोबाइल एक ऐसा लेकर रखा है जिसमें स्टोरेज ज़्यादा है नहीं, तो चाह रहा हूँ कि जल्दी 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 बढ़ा करके वीडियो कंप्लीट कर दूँ, और इसके बाद आगे क्लास जब भी होगी तो लाइव क्लास चलेगी, इसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। बैठो,
ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें कवर हो चुकी हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको लोग कहते हैं सडन फीलिंग और इमोशंस। तो 5 टाइप सेंटेंस हम लोग देख लिए, हम लोगों ने 5 टाइप के सेंटेंस को देख लिया। और अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके आगे कब पढ़ेंगे हम लोग? नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और मैं जल्द ही एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जिसमें सारे पीडीएफ पीपीटीज वगैरह नोट्स वगैरह उसमें सेंड कर दिया करूंगा, और वहाँ फिर आप जाकर आसानी से उन सब चीज़ों को गेट कर सकते हैं। टिल देन स्टडी करते रहिए और आगे क्लास को करते रहिए। थैंक यू बच्चों।